प्रोग्रेस। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है? आज क्या बात है जनता? बहुत ज्यादा आई है। नहीं, सुप्रभात प्यारे बच्चों, क्या हाल है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्ट्रेंथ से फर्क नहीं पड़ता है, नहीं। क्लास में 40 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, है ना? जोश उतना ही है, फर्क नहीं पड़ता है, नहीं। राइट, चल शुरू करते हैं। तो बोलो भाई, आवाज नहीं आई, तुम लोग आयो अटेम्प्ट? हाँ हाँ, अटेम्प्ट करके। हाँ देखो, जनता बढ़ गई है ना। ठीक है, अटेम्प्ट करके रहे आयो, फटाफट आ जाए सब लोग। जेई एडवांस की वर्कशीट निकालना। बस जिनके पास मॉड्यूल नहीं है उनके लिए मैंने, ठीक है, पीडीएफ फाइल सेंड कर दी है, करेक्ट। तो एक बार पीडीएफ ओपन करें और फटाफट हिट करना शुरू करते हैं, ठीक है सब? क्या बात है, जनता तो हार गई थी अभी। आ जा। चलो, तो देख ऐसा है क्या, सवाल नंबर 1 में, इसमें मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस जेई एडवांस में पूछे हुए सवाल हैं, राइट। जैसे सवाल नंबर 1, मैक्सिमम सवाल 90% सवाल एडवांस का ही है। ठीक है। सवाल नंबर क्या हुई सर? एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्स पे जो दिया हुआ है ना, एक्चुअली में द स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो e की पावर है। एक्स पी मतलब e की, ठीक है ना, पावर है। और ये है साहब t बराबर 0 पे, फिर से एक्स पी मतलब e की पावर है माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये साहब है t बराबर 1 सेकंड पे, ठीक है भाई। तो पूछ रहा है कि वेव प्रोपगेशन वेलोसिटी क्या होगी, है ना, मतलब वेव की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। चला गया, एक मिनट, हाँ बोलो भाई, अभी आए, ठीक है। तो देखो, है ना, इस तरह के कई सारे सवाल वैसे हम लोग लेवल 1 में भी किए हैं, बट ये लेवल 1 जैसा सवाल लगता नहीं है, है ना। अच्छा सवाल है लेकिन बहुत आसान है सवाल है, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का तुम लोगों को मैं सवाल, है ना, एक लाइन लिखूंगा, एक लाइन में सवाल निपट जाएगा, ठीक है। एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो देखो सब लोग ध्यान दें। तो अभी ठीक है, वो शुरू शुरू में थोड़ा सा करता है, गड़बड़ करता है बाद में, ठीक है। शुरू शुरू में टॉर्चर होता है, उसके बाद टॉर्चर होने की आदत पड़ जाती है ना। ठीक है, आ जाए। तो वैसा वैसा है, टी बराबर 0 पे मान लो फंक्शन की शेप ये है, टी बराबर 1 पे ये है, ठीक है। तो पहले ये बता, क्या तुम लोग एक ऐसा जनरल फंक्शन लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, जहां पे टी बराबर 0 डालने पे ये फंक्शन मिले और टी बराबर 1 डालने पे फंक्शन ये मिले? कैसा कोई जनरल फंक्शन लिख सकते हो के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी की फॉर्म का? दिमाग लगा, दिमाग लगा, कुछ ऐसा दिमाग लगाओ। पहले तो थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, पहले थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 है तो इसको क्या मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, किसी को कोई शक नहीं, ये सुनो, किसी को कोई शक नहीं। लेकिन भाई साहब ये बार बार निपट रहा है, पहले बता अभी ठीक हुआ क्या? बोलो भाई, अभी ठीक हुआ, क्लियर है? तो भाई एक बार बता, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख ले, x माइनस 2 का स्क्वायर लिख ले, डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, x माइनस 2 का स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आपको जनरल फंक्शन में लाना पड़ेगा। जैसे ही आप जनरल फंक्शन में ले आएंगे ना, kx प्लस माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में, तो डायरेक्टली फिर वेलोसिटी का फार्मूला घुमाते हैं, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t एंड कोएफिशिएंट ऑफ x। दिस इज द बेसिक आइडिया इन्वॉल्वड इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो सब लोग थोड़ा ध्यान देना, है ना, क्या सफाई से यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 है और यहाँ पे x माइनस 2 है। थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। बोलो भाई, हाँ हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बोलो भाई, अभी ठीक है?
अब तुम सोचोगे साहब मैंने ये फंक्शन कैसे लिखा है ना, ये फंक्शन आया कैसे? तो भाई वो तुम्हें सोचना पड़ेगा, है ना, वो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल है। वो आपको ऐसा दिमाग लगा के ऐसा फंक्शन लिखना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। कुछ प्लस करो, कुछ माइनस करो, कुछ ऐड करो, कुछ डिवाइड करो, कुछ मल्टीप्लाई करो, तो आपको वो दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसा फंक्शन सोचो जिसमें t बराबर 0 रखने पे ये आ जाए, t बराबर 1 रखने पे ये आ जाए। तो वो अपने को दोस्त सोचना पड़ेगा। सोच के देख, t बराबर जैसे 0 रखा, क्या e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा? t बराबर अगर 1 रखेगा तो जैसे ही 1 रखा तो x प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज दिस फंक्शन। तो वो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो तुम सोचोगे साहब आपने कैसे लिखा, है ना, तो वो सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल से आएगा, एंड देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। ठीक है, जब एक बार आपने जनरल फंक्शन लिख लिया, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कैसा भी वेव फंक्शन हो कि x प्लस माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में, तो उस वेव फंक्शन की वेलोसिटी हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t एंड कोएफिशिएंट ऑफ x। ये सुनो, है ना, तो वेलोसिटी क्या है, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t एंड कोएफिशिएंट ऑफ x। तो t का सिर्फ कोएफिशिएंट देखना है, x का सिर्फ कोएफिशिएंट देखना है, हो गया। तो इसका कोएफिशिएंट प्लस माइनस से मतलब नहीं है रे, है ना, सिर्फ कोएफिशिएंट देखते हैं, आई मीन मैग्नीट्यूड देखते हैं। ठीक है, तो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t मतलब 4, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब ये ले। सोच, ये आसान सा सवाल है, एडवांस में पूछा गया था। अच्छा ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब अच्छा डायरेक्शन, तो क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर फंक्शन kx माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में, इट इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उल्टा, अगर kx प्लस ओमेगा टी के फॉर्म में, तो क्या फंक्शन इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस? डल रिस्पांस, ये सुनो, उल्टा होता है रे, माइनस है तो पॉजिटिव एक्स में जाता है और प्लस है तो नेगेटिव एक्स में जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, kx माइनस ओमेगा टी, तो इट इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर डायरेक्शन पूछता है तो इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सोच कितना आसान सवाल था जो एडवांस में पूछा था। बट ये है ना, इस प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स को आपको थोड़ा सा है ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा है। सवाल नंबर सेकंड, सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। ये सारे मैक्सिमम जो सवाल हैं एडवांस में पूछे हुए हैं। ठीक है, कोई 2004 का है, कोई 2008 का है, कोई 2017 का है, ऐसा है। ठीक है, तो सवाल नंबर सेकंड देखें, थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाएं। देखो है ना, क्या है, मेरी 1 बजे से दूसरी क्लास है, तो 12:45 पे मैं तुम लोगों को फ्री कर दूंगा, है ना, 1 घंटे में निपटा देता हूँ, जितने हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी नहीं करते हैं ना, छूट भी जाए तो टेंशन मत लेना, है ना, रिकॉर्डिंग जिंदाबाद। ठीक है, राइट, आओ रिकॉर्डिंग करके रख लेता हूँ, ये तुम्हारे जूनियर्स के भी काम आ जाएगी। ठीक है, राइट, उनको भी चिपका दूंगा लेवल 2 के लिए अगर समय कम पड़ा तो। ठीक है, काइंड ऑफ वीडियो लाइब्रेरी बन रही है, एक्चुअली सॉर्ट ऑफ वीडियो लाइब्रेरी है। ठीक है, कोई बच्चे लेट ज्वाइन किए, है ना, उनका कुछ छूट गया, ठीक है, तो थमा दिए, लो भाई साहब पढ़ लो। ठीक है, ऐसा है। तो देखो कोरोना जो है हम लोगों को भी कितना सिखा रहा है ना, हम लोग भी कितना सीख रहे हैं, है ना। ठीक है, चला जा। तो भाई साहब ऐसा है क्या, अच्छा सवाल है और बहुत आसान सवाल है। इट इज बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट। किस फिनोमेना पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट, है ना। तो देखो क्या है, एक साउंड सोर्स है emitting sound of actual frequency f, ये मान ले सोर्स है, और ये दोस्त स्टेशनरी है रेस्ट पे। ऑब्जर्वर स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स इट, है ना, रुको, ये मान लो तुम हो, ठीक है, ये मान लो ऑब्जर्वर है, लेट से रेस्ट स्टार्ट करता है और ये मूव कर रहा है एक्सेशन से, एक्साइटेड मोशन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेशन से दौड़ना शुरू करता है। इसने क्या किया, एक कांस्टेंट एक्सेशन से दौड़ना शुरू कर दिया। let's say this is the position at t equals 0, this is the position of the observer after time t। t समय बाद ऑब्वियस ही बात एक्साइट करेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। तो पहले काम करते हैं, इसकी जनरल टाइम पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्सेशन कांस्टेंट है, वी कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक्सेशन अगर वेरिएबल होता, किस्मत अगर खराब होती तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता, है ना, बट किस्मत अच्छी है। ठीक है, तो देख हम यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में इक्वेशन ऑफ मोशन घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन घुमा रहा हूँ, तो वीओ बराबर हो जाएगा, आवाज नहीं आई है, सुनो, मैंने मान लिया टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी वीओ है। क्या, टी टाइम बाद ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को वीओ लिखते हैं, सोर्स की वेलोसिटी को वीएस से डिनोट करते हैं, वो स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। ठीक है, तो वी मतलब इसका वीओ हो गया, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, एक्सेशन मान ले ए है, और टी समय बाद मान ले। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझें। ठीक है, तो जनरल टाइम पे मैंने इसकी वेलोसिटी निकाल ली है 80। अब रुको रुको रुको, अब सवाल पे आते हैं, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी f
registered by the observer, detected by the observer, received by the observer with time। मतलब जनरल टाइम पे ये जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो टाइम पे किस तरह से डिपेंड करेगा। तो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला होगा, एक लाइन का सवाल है, कुछ है थोड़ी। डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यू अपरेंट न्यू एक्चुअल v माइनस vo v माइनस vs। मैं थोड़ा सा डायग्राम अलग से बनाता हूँ, ऊपर बहुत मचमच हो गया है। जनरल टाइम पे देख रहे हैं ना, ये तो यही है ना, किसी भी टाइम पे देखो, ये भाई साहब ऑब्जर्वर की पोजीशन है ना, एट एनी जनरल टाइम। अच्छा, साइन कन्वेंशन क्या मैं ये पॉजिटिव लूंगा, direction of velocity of sound which moves directly from source to observer, this direction is taken as positive, and if vo and vs they lie along this direction, they are taken as positive, if they lie in opposite direction they are taken as negative। do you remember the sign convention? सब पुरानी बात है, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यू में छाप रहा हूँ, रुको, आसान सवाल है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट का एक बहुत एलिमेंटरी सवाल है। अब मैं घुमा रहा हूँ डॉपलर इफेक्ट में कैसे कैसे वैल्यू चिपका रहा हूँ, सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें, स्पेशली द साइन कन्वेंशन पार्ट, क्योंकि उसमें दोनों ग्राफ दिए हुए हैं, y बराबर mx प्लस c का भी चिपका दिया है, माइनस mx प्लस c का भी चिपका दिया, थोड़ा सा है ना, बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट इट। सो v, ठीक है, और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ये सुनो, और डिवाइड बाय v माइनस, पहले बता ये क्वेश्चन तुम लोगों को चमकी नहीं, v माइनस vo, तो बाय कन्वेंशन वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर दिस इज पॉजिटिव, बट ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इधर है, इसलिए बाय कन्वेंशन vo नेगेटिव हो जाएगा, तो vo माइनस vo होगा, और लेकिन पहले से यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस मैंने यहाँ पे प्लस चिपका दिया है, और vs तो सोर्स स्टैटिक है, सोर्स की वेलोसिटी 0 है। अब vo की जनरल टाइम पे, क्योंकि तुम्हें जनरल टाइम पे फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो हमें जनरल टाइम पे वेलोसिटी की जरूरत थी, वो हमें पता था, इसलिए पहले से निकाल लिया है। तो जनरल टाइम पे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी वो चिपका दे, हो गया, जनरल टाइम पे फ्रीक्वेंसी कितनी निकल आएगी। तो जनरल समय पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी, थोड़ा अच्छे से ले लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर तरीके से ले लेते हैं, और अच्छे से ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हमें वी वांट टू प्लॉट द ग्राफ, वी वांट टू एफ से मल्टीप्लाई कर दिए, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपके गिवन है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम बोलता है, ले ले क्या दिक्कत है ना। तो देखो एफ 80 अपॉन वी और प्लस एफ, तो ध्यान से देखो, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से सोचो, क्या अपरेंट फ्रीक्वेंसी और टाइम में ग्राफ वैसा ही दिख रहा है जैसा कि स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c? नहीं, if you want to plot a curve in between apparent frequency and time, तो इधर देखो y की जगह f प्राइम आ गया है, x ये t आ गया है, बाकी ये कांस्टेंट है, will behave as slope of the straight line, ये भी कांस्टेंट है, will behave as intercept of the straight line with the positive axis, और y बराबर mx प्लस c, शक्ल सबने देखी है, ये सुनो, क्लियर है। तो इस तरह का ग्राफ आएगा, ऑब्वियस ही बात है, ये इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उसको जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी क्या समय के साथ बढ़ते जाएगी। तुमने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया होगा, जैसे इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, है ना, ट्रेन मान ले स्टैटिक है, तुम ट्रेन की तरफ भाग रहे हो, तो क्या ट्रेन जो विसल मार रहा है, हॉर्न मार रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें बढ़ते हुए लगती है, ये सुनो, जैसे मान ले, हाँ हाँ ये सब चीजें की है इन सब चीजों में तुम्हारा ठीक है मन थोड़ी लगता है, नहीं ये सब करते हो क्या। ट्रेन खड़ा है, तुम ट्रेन की तरफ दौड़ रहे हो, है ना, तो ट्रेन जो हॉर्न मार रहा है, जो विसल मार रहा है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें बढ़ते हुए लगती है, असली तुम्हें वही वाला केस है। क्लियर है, छाप ले, और बहुत आसान सवाल है, देख एडवांस में पूछा हुआ है, थोड़ा स्पीड में ना, जल्दी जल्दी छाप ले। बोलो इतना हो गया। सवाल नंबर 3, अगेन एडवांस का ही सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, बताया ना, 90% सवाल प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। बोलो भाई आगे बढ़े, ये शानदार सवाल है, इसमें कोलिजन के भी फंडे लगेंगे, तो एडवांस के सवाल तो ऐसे ही होते हैं जिनमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कंसेप्ट्स को मिक्सअप कर देगा, ठीक है। तो देखो
ये शानदार सवाल है, धमाकेदार सवाल है। इसमें कई सारे कंसेप्ट उसने यूज किए हैं। वेव्स तो ऑफ कोर्स है ही है ना, डॉपलर इफेक्ट का सवाल तो है ही है, काइनेमेटिक्स भी उसने घुमा दिया है, कोलेजन के भी फंडे लगा दिए हैं, है ना। ठीक है, तो देखो अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। सब लोग थोड़ा ध्यान सुनो, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, सवाल की थोड़ा सा फील लो, मजा आएगा। हाँ, वेव्स लेवल 2, वेव्स लेवल 2, मजा मजा, आईआईटी जेई मजा मजा। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं, पहले बता। आईआईटी जेई की प्रिपरेशन में है, तुम लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं? तुम लोग वो दिन सोचो जब तुम आईआईटी में एंट्री करोगे। सब सोचो। ठीक है, दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन, है ना, राइट। इससे बढ़ के कोई मोटिवेशन हो नहीं सकती है। वो दिन सोचो, नहीं क्या प्राउड मोमेंट होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, और सबसे बड़ी चीज मेरे लिए। ठीक है, जिस दिन तुम आईआईटी की गेट में एंट्री करोगे। तो भाई साहब उसके लिए पढ़ना शुरू करो, ठीक है, उससे अच्छी मोटिवेशन क्या हो सकती है। ठीक है, आओ। अमेजिंग फीलिंग रे, अमेजिंग फीलिंग। ठीक है, मतलब मेरे लिए तो एटलीस्ट खैर बहुत बड़ी चीज थी वो। हम लोग तो अपने छोटे से टाउन से कभी बाहर भी नहीं निकले थे। राइट, हमारे यहाँ तो लाइट तक नहीं आती थी, हम लोग लैम्प की रोशनी में, है ना, कैंडल की रोशनी में पढ़ा करते थे, मतलब वो एक समय था। ठीक है, तो हमारे लिए तो आईआईटी बीएचयू मतलब ठीक है, बहुत बड़ी चीज थी। तो उसी का तो आनंद है भाई, जीवन में स्ट्रगल करके, है ना, सब कुछ अटेन करो, तो उसी का तो मजा है, राइट। तो मैं बचपन से ही सब कुछ मिल जाए तो, है ना, मजा थोड़ी आएगा जीवन में, स्ट्रगल करके उस चीज को अटेन करो, है ना, तो उसी का तो मजा है। ठीक है, और आईआईटी से निकलने के बाद जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आई मीन अमेजिंग। ठीक है, पब्लिक तुम्हारे पीछे भागेगी। ठीक है, वो अलग ही फीलिंग है। ठीक है, तो भाई साहब आओ देखते हैं, क्या मजेदार सवाल है, सुनना सब लोग ध्यान से। सोर्स है, ऑब्जर्वर है, तो बोलोगे ये कैसा ऑब्जर्वर है? हवा में टांग दिया है। अरे आदमी कहीं खड़ा है ना, किसी हाइट पे खड़ा है, वो सॉन्ग विद दैट, है ना, क्या दिक्कत है भाई? ऑब्जर्वर जो है ना, किसी बिल्डिंग पे 55 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, वहां पे खड़ा है, क्या दिक्कत है? ये कोई दूसरी हाइट की बिल्डिंग है, थोड़ी ज्यादा हाइट है, बुर्ज खलीफा बैठा है, कहाँ बैठा है? बुर्ज खलीफा गया है क्या कभी? बुर्ज खलीफा नहीं, यूएई जो है इट्स फेमस फॉर इट्स टॉल स्ट्रक्चर्स, है ना, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए हैं। ठीक है, उसमें भी बड़ा उसने दिमाग लगाया है ना, बताऊंगा तुम लोगों को कभी फुर्सत में, उसके पीछे भी बड़ा एक सीक्रेट है ना। तो भाई साहब फंडा ये है दोस्त, क्या है कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज किया है। एक समय ऐसा था वहां पे पानी नहीं हुआ करता था, बट वहां की गवर्नमेंट ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, आई मीन तो इट्स पेइंग फॉर देम। ठीक है, बताऊंगा क्या खतरनाक फंडा। खुदाई की, पानी निकाला, वो सब, है ना, उससे यूज कर रहे हैं, एक एक बिल्डिंग कितना पानी खींचती है। ठीक है, कैसे कैसे उन्होंने वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया है। ठीक है, सीखने वाली बातें हैं सब, है ना, हम सबके लिए प्रेरणा है। ठीक है, खैर हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, है ना। क्या है भाई, मुद्दे की बात ये है कि मान ले किसी हाइट पे, है ना, बिल्डिंग पे आदमी बैठा है, क्या दिक्कत है? ऐसा मत सोचना आदमी को हवा में लटका दिए, किसी बिल्डिंग बैठा है, यहां से सोर्स है, और सोर्स भी क्या कमाल का सवाल है, देखो सोर्स क्या कर रहा है, रेस्ट से और फ्रीली अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, गिर रहा है, गिरा और यहां से टकरा गया। अब इसमें एक मजेदार कंसेप्ट दिया है, सोर्स का सरफेस से जो कोलिजन है इट्स कंप्लीटली इलास्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन? परफेक्टली इलास्टिक। सवाल पढ़, आखिरी आखिरी में दिया होगा, एक बार पढ़ ले। कोलिजन ऑफ सोर्स विद द सरफेस परफेक्टली इलास्टिक। रुको रुको रुको, पहले इसका फंडा तो मैं क्लियर कर दूं। परफेक्टली इनलास्टिक में जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि जो कोलाइडिंग बॉडीज होती हैं वो आपस में स्टिक कर जाती हैं, सिस्टम मूव्स विद सम कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यही तो होता है। लेकिन मान लो कोलिजन हो रहा है अर्थ के सरफेस के साथ, ये बॉडी आई इससे टकरा गई, और कोलिजन मान लो परफेक्टली इलास्टिक, तो ऐसा थोड़ी होगा कि अर्थ चल पड़ा कॉमन वेलोसिटी से। तो इसका मतलब क्या, फाइनली बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी? ये सुनो,
भाई फाइनली दोनों की जो वेलोसिटी है वो कॉमन हो जाती है, सेम हो जाती है। अब अर्थ तो मूव कर नहीं सकता, इतना मैसिव ऑब्जेक्ट है, छोटे मोटे बॉडीज के कोलिजन से उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कितने आते हैं हिट करते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी सेहत पे। समझ आ रहा ना? तो अब कहानी वही है क्या कि यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडी क्या कर जाएगी, स्टिक कर जाएगी, अब वो मूव नहीं कर पाएगा। इलास्टिक होता तो जितने से हिट करता उतने से रिबाउंड कर जाता, बाउंस बैक कर जाता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, है ना? तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है। इतनी बात क्लियर है? अगर मूवेबल बॉडी होती तो ये हो जाता, स्टिक करके और सिस्टम कॉमन वेलोसिटी दौड़ा जाता, बट यहाँ पे हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, इसलिए ऐसा होगा। इतनी बात क्लियर है? अब सवाल का रिक्वायरमेंट सुन, क्या शानदार सवाल उसने बनाया है ना, ध्यान सुनना। क्या? द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर उस इंस्टेंट पे बता when frequency heard by observer is also 5500 hertz। मतलब उस टाइम पे बता इस सोर्स इस ऑब्जर्वर के बीच का सेपरेशन क्या है, जब ये ऑब्जर्वर भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी सुने जो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स है। रुक 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 रुक, क्या शानदार सवाल है रे। अच्छा पहले ये बता, क्या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर तब होते हैं when there is no relative motion in between source and observer? आवाज नहीं आई। This is the basic idea involved in this problem। अगर तुम चाहते हो जितनी फ्रीक्वेंसी का ये साउंड एमिट कर रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी का ये साउंड सुने, डिटेक्ट करे, रिसीव करे, तो पक्की बात है there should be no relative motion in between source and observer। अच्छा सोच के देखो, जो हम लोग फॉर्मूला घुमाते हैं डॉपलर इफेक्ट का, न्यू अपरेंट बराबर न्यू एक्चुअल v माइनस वीओ v माइनस वीएस, ध्यान सुनना, इसमें कई सारे कमाल के कंसेप्ट्स हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी भी लगेगा, कोलिजन के फंडे भी लगेंगे, एंड ऑफ कोर्स डॉपलर इफेक्ट तो लगेगा। एडवांस में पूछा हुआ बहुत शानदार सवाल है। तो सोच के देख, अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों की वेलोसिटी बराबर होंगी, अगर वीओ वीएस बराबर है तो ये उड़ जाएगा और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी। अच्छा तुम लोग याद करने की कोशिश करो, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस फॉर्मूले में वीओ एंड वीएस ये सोर्स एंड ऑब्जर्वर की टोटल वेलोसिटीज नहीं होती है, they are only there those components which lie along line joining source and observer। ये सुनो, यस सर, ये उनकी हाँ वैभव जोशी भी देखो आगे, है ना? ये उनकी टोटल वेलोसिटीज नहीं होती हैं, ये सिर्फ वही कंपोनेंट्स होते हैं जो लाई करते हैं along line joining source and observer। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। तो सोच के देख, जिस इंस्टेंट पे क्या सोर्स की भी हाइट 55 मीटर होगी, एग्जैक्ट 55 होगी, क्या उस इंस्टेंट पे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स और अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर ये दोनों बराबर होंगे? डैलस फॉर्म्स, ये सुनो। यस सर, क्योंकि भाई साहब क्योंकि क्या इस वेलोसिटी ऑफ सोर्स का इस लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर के अलोंग कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान समझ, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल पूछा। दे सुन 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 मेरी बात सुन। असलियत में क्या है, जब ये तुम फॉर्मूला घुमाने जाओगे तो इस फॉर्मूले में वीओ और वीएस सोर्स और ऑब्जर्वर की टोटल वेलोसिटी थोड़ी होती है, ये तो उनके सिर्फ वो कंपोनेंट होते हैं जो कि लाई करते हैं अलोंग दिस लाइन, लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अब सोच के देख, सोर्स की वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, तो इसका 90 के अलोंग इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो हो गया ना भाई, ए का थीटा के डायरेक्शन में ए cos थीटा, तो वीएस का 90 के डायरेक्शन में वीएस cos 90 दैट इज जीरो। ऑब्जर्वर तो वैसे ही रेस्ट पे है, उसकी टेंशन नहीं लेना रे। सोर्स की भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गई दोस्तों, जीरो। अरे भाई तो न्यू अपरेंट न्यू एक्चुअल वीओ भी जीरो वीएस भी जीरो बराबर हो गया ना भाई, यही तो वो चाहता है। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ना भाई, क्या बोलता है, आप उस टाइम पे सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस बताएं जहां पे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स इज सेम एज अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। क्लियर है? तो क्या जिस इंस्टेंट पे सोर्स यहां पे होगा उस इंस्टेंट पे जितनी फ्रीक्वेंसी की ये वेव एमिट करेगा क्या उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वेव सुन लेगा?
तो जितनी फ्रीक्वेंसी की ये एमिट कर रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी की ये सुन रहा है, तो ये उसका प्रूफ है। अब रुको रुको, अब इसमें एक और ट्विस्ट है। अब कमाल की बात सुनो, बहुत से बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे उसने एमिट कर दिया और यहाँ पे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई, तो इस इंस्टेंट पे डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर ये हमें गिवन ही है। जैसे कितना है रे, ये मान लो 440 है, कितना है रे आंसर 440, बट नो 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 नो। अब इसमें एक और ट्विस्ट है भाई, सोच के देख, जिस टाइम पे इसने वेव एमिट की उस टाइम पे थोड़ी सुनेगा भाई। अरे भाई सुनने में थोड़ा सा उसको टाइम लैग हो जाएगा ना, तो जितने टाइम में ये वेव यहां से यहां तक पहुंचेगी, क्या उतने टाइम में सोर्स थोड़ा आगे भी तो बढ़ जाएगा। भाई साहब एडवांस से पूछा हुआ सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है रे सवाल पढ़ना जिस टाइम पे ऑब्जर्वर साउंड सुन रहा है, ये तो वो टाइम है जब सोर्स एमिट कर रहा है, उस टाइम पे सुनेगा थोड़ी भाई, साउंड को जाने में समय भी तो लगेगा। तो जितने टाइम में, हाँ ये पक्की बात है कि जब सोर्स यहाँ पे होगा तब जो साउंड एमिट करेगा, है ना, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी जब वो यहाँ पे पहुंचेगी इट इज सेम एज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये बात तय है। लेकिन जब ये सुनेगा तब ये यहाँ पे थोड़ी रहेगा, ये तो थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो अब थोड़ा सा एक्सरसाइज और करनी पड़ेगी, आपको पहले देखना पड़ेगा कि साउंड को ट्रैवल करने में जो समय लग रहा है उतने टाइम में सोर्स कितना डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, क्या थोड़ा बढ़ रहा है या कोलाइड कर जा रहा है। क्लियर है? रुक 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 रुक, बहुत आसान है ना। अब एडवांस का सवाल है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ध्यान सुना इधर देखो, रुक यार, पहले हम टाइम टेकन फॉर साउंड वेव देखते हैं, साउंड को कितना समय लगा। तो क्या साउंड हमें पता है कांस्टेंट स्पीड से जाती है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जल्दी से बता कितना डिस्टेंस चला, 440, आवाज नहीं आई। साउंड की स्पीड कितनी दे रखी है, साउंड की बोल 330, कितनी है 330, कितनी है जो भी है, तो कितना है बोल 4/3, कितना 4/3। आपको देखना पड़ेगा 4/3 में क्या ये यहीं तक रहता है या पूरा हिट कर जाता, क्योंकि हमें पता है कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक है, इट विल नॉट बाउंस बैक। सवाल रे बहुत अच्छा हो जाता है पता है, अगर कोलिजन इलास्टिक होता तो आपको और डील करना पड़ जाता है ना, कि वो इतने टाइम में कितना बाउंस बैक मारा, बहुत बढ़िया सवाल हो जाता। yes sir, लेकिन उसने सवाल आसान कर दिया है ठीक है, किस्मत तुम्हारी अच्छी है, ठीक है ठीक है, ध्यान सुनना। तो एक काम करते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि भाई साहब सोर्स को सिर्फ यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगेगा। तो बहुत बढ़िया रास्ता तो मैं बताता हूँ, पूरा समय निकाल, उसमें से ये समय माइनस करा दे। I mean, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। अच्छा इसमें डायरेक्टली फंडा यूज कर, क्या हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ चुके हैं कि अगर बॉडी को अच्छा से ड्रॉप करता है तो टाइम टेकन बाय द बॉडी टू हिट द ग्राउंड इज रूट ऑफ 2h/g, ये सुनो। yes sir, क्या तुम लोगों को ये सब फॉर्मूले पता है? बॉडी को h हाइट से गिराता है तो क्या बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने में जो समय लगता है, तो याद भी नहीं है तो 2 लाइन का निकाल सकता है, इक्वेशन ऑफ मोशन चिपका देना, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आवाज नहीं आई, थोड़ा मैं डायरेक्ट हो रहा हूँ, ये सुनो, s डिस्प्लेसमेंट माइनस h, इनिशियल लॉस से 0, एक्सेशन नीचे माइनस g, टाइम हो गया प्रूफ है ना, ये देख अंडर रूट ऑफ 2h/g। रुक जा, तो आप यहां से यहां तक का समय निकालें, रुक जा मैं निकाल रहा हूं, मान लो t1 अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h हो गया 180, g मान लेते हैं 10 है, कितना है जल्दी बोल, 2 × 18 36 रूट इतना। अच्छा अब बता यहां से यहां तक, तो जल्दी से बता ये डिस्टेंस कितना हुआ, 180 माइनस 55, आवाज नहीं आई, कितना आएगा बोल, ये तो आएगा रे। तो दूसरा टाइम मैं निकाल के लिख रहा हूं, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h हो गया मान ले 125 अपॉन g, जल्दी बोल कितना आएगा, 5 आ गया। रुक जा, मतलब यहां से यहां तक 6 सेकंड, यहां से यहां तक 5 सेकंड, तो क्या यहां से यहां तक 1 सेकंड लग रहा है। ध्यान सुनना, समझिंग है ना, 1 सेकंड। अच्छा सोर्स को यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड लग रहा है। अच्छा इसको यहां साउंड वेव को यहां से यहां तक जाने में कितना लगा था, क्या 1 से बड़ा है, yes क्या 1 sir, से बड़ा, मतलब पक्की बात है, रुक, मतलब पक्की बात है, क्या जब ये टकराएगा तो साउंड वेव पहुंच नहीं पाएगी दोस्त, यहीं कहीं होगी। yes sir, yes sir, ज्यादा टाइम लग रहा है, ये जल्दी पहुंच जा रहा है, ये जल्दी पहुंच जा रहा है, साउंड वेव को ज्यादा टाइम लग रहा है। तो किस्मत तुम्हारी अच्छी हो गई, ये बाउंस बैक नहीं किया, अगर बाउंस बैक करता
तो 4/3 -1 मतलब 1/3 में और बाउंस बैक कर जाता है, वो डिस्टेंस आपको निकालना पड़ता है एस एस यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर से। ये सुनो और अच्छा सवाल हो जाता है, मतलब फंडा क्लियर होना चाहिए, कोई अपने को रट्टा थोड़ी मारना है। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो जल्दी टकरा गया और टकराने के बाद बाउंस बैक नहीं मारा उसने, और उसके बाद साउंड वेव चुपचाप यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब पक्की बात है, जिस टाइम पे ऑब्जर्वर वो वेव रिसीव कर रहा होगा, क्या उस टाइम पे पक्की बात है सोर्स यहीं पे बैठा होगा? तो क्या Yes, sir. क्या दे आर आस्किंग दिस डिस्टेंस? क्या Yes. वो जो हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर when frequency heard by the observer it is same as actual frequency emitted by the source। तो असलियत में तुम्हें यही डिस्टेंस निकालना। बढ़िया सवाल हो गया। तो ये डिस्टेंस तो सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं। तो क्या मेरा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, पूरा भर गया है बीच में चिपका ना, क्या मेरे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्या अपना सवाल का आंसर हो जाएगा, अपने सवाल का आंसर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, बोलो भाई, 55 का स्क्वायर प्लस 440 का करंट लग रहा है। ठीक है भाई साहब, असलियत में ये सवाल है। और मान लो यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक होता है ना, तो देखो इसको तो 4/3 लगा और ये 1 सेकंड में पहुंच गया, मतलब 4/3 -1 मतलब 1/3 और जाता, तो क्या 1/3 में कितना डिस्टेंस चलता वो निकाल लेते। डल रिस्पॉन्स। अरे भाई एस बराबर यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर घुमाना है ना, तो उसके लिए पहले क्या है, आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। कितनी वेलोसिटी सेट करेगा, अरे भाई अंडर रूट ऑफ 2gh। Yes, sir. साइड से गिराता है तो कितनी वेलोसिटी सेट करेगा, √2gh, और √2g मतलब 10 चिपका दे, h मतलब ये पूरा 180 चिपका दे, तो वेलोसिटी आ गया, उसी से रिबाउंड करेगा बिकॉज़ कोलिजन इलास्टिक है। और फिर s बराबर ut प्लस हाफ डी स्क्वायर घुमा दे, u मतलब इतना हो जाता है, t मतलब 1/3 हो जाएगा, a मतलब -3, टाइम मान ले 1/3 है, तो डिस्टेंस ये वाला आ जाता, फिर ये डिस्टेंस आ जाता, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना निकल आता है, क्यों? Yes, sir. 55 माइनस ये हो गया, और ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो ये डिस्टेंस निकल आता। मतलब फंडा क्लियर होना चाहिए, बाकी तो सवाल में कुछ भी वेरिएशन कर सकता है। क्लियर? छाप ले जल्दी छाप ले। फोटो खींच लो है ना, तो क्या थोड़ा सा जल्दी बढ़ेगा आगे मामले। ये टाइम इंटरवल लिख देना है ना, जो टाइम इंटरवल आया इट इज 6 - 5 दैट इज 1 सेकंड। ठीक है, 6 - 5 दैट इज 1 सेकंड। ये वाला है, जो टाइम इंटरवल 1 सेकंड है, ये वाला है। बोलो भाई कितना छाप लिया। सवाल नंबर 4 में है, ये स्टैंडिंग वेव्स का और बहुत बेसिक सवाल है, स्टैंडिंग वेव्स का आसान सा सवाल है। बोलो भाई छाप लिया, Yes, sir. आगे बढ़ा दें, चलो। तो देखो क्या है, ये रहा। तो सवाल नंबर नेक्स्ट में, सवाल नंबर नेक्स्ट में एक अपने को स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दे रखी है। क्या है भाई, ठीक है भाई, 0.02 cos ऑफ π/2 50/t cos ऑफ 10/x। एक्स और वाई मीटर में है, टाइम सेकंड है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो ऐसे सवालों को थोड़ा सा अच्छे से देख लिया करो, कई बार क्या है बच्चे लोग जोश जोश में, है ना, करेक्ट ऑप्शन टिक करके आ गए, उल्टा पूछ रहा है, इनकरेक्ट टिक करना है, तो ये भी थोड़ा सा है ना
थोड़ा सा देख सुन के, है ना, दिमाग खोल के, है ना, आँख खोल के, सब खोल के एक बार देख लेना क्या है। तो जोश जोश में गड़बड़ मत करके चले आना, ठीक है। तो इसमें उल्टा पिक करना है अपने को, ठीक है। इसमें अगर करेक्ट पूछता तो वो मोर देन वन वाला सवाल हो जाता है, जैसे एडवांस में पूछता है ऐसा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एंटी नोड कहाँ पे बनेगा, नोड कहाँ पे बनेगा, स्पीड क्या है, वेवलेंथ क्या है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट बता दूं तुम लोगों को, तुम लोग याद आ रहा हो, हाँ हाँ, तुम लोगों को अगर याद आ रहा हो, हम लोग जैसे जब स्टैंडिंग वेव पढ़े थे, नहीं जमाना हो गया याद है बचपन में जब तुम लोग आते थे, है ना, स्टैंडिंग वेव्स पढ़ाता था याद है, ऑफलाइन क्लासेस चला करती थी, याद है वैभव जोशी ठीक है, वो भी Yes. है ना ठीक है। तो देख ऐसा है कि तुम लोग याद आ रहा हो, वहां पे जो मैंने नोड्स और एंटी नोड्स के पोजीशन बताए थे, उनके फॉर्मूले आप यहाँ नहीं घुमा सकते, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कैन यू एक्सप्लेन दिस, ऐसा क्यों? तुम लोग याद आ रहा हो, वहां पे हम लोग पढ़े थे नोड्स और एंटी नोड की पोजीशन, नहीं, 0 क्या क्या λ/4 λ/2, डू यू रिमेंबर, 3 λ/4, ऐसे तो कुछ पढ़े थे ना, नहीं, x बराबर 0, x बराबर λ4 λ/4 ऐड करते जाना, नहीं, x बराबर λ/2, फिर है ना 3 λ/4, फिर लैम्डा, ये सुनो आवाज नहीं भाई, दो सक्सेसफुल नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, दो सक्सेसफुल एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, डिस्टेंस Yes, sir. नोड एंड नेक्स्ट सक्सेसफुल नोड इज λ/4, यू रिमेंबर, ये ऐसे हम लोग पढ़े थे, है ना, नोड है, फिर एंटी नोड है, फिर नोड है, एंटी नोड है। तो आप ये वाले फॉर्मूले नहीं घुमा सकते हो, कंसेप्ट आप पकड़े, रट्टा नहीं मारना है ब्लाइंड, क्योंकि उसने दोस्त चेंज कर दिया, एडवांस का सवाल है, उसने चेंज कर दिया है। तुम लोगों को याद आ रहा हो कि हम लोग जब स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन पढ़े थे ना, है ना, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द इक्वेशन, r cos omega t, what was r there स्टैंडिंग वेव्स में, इट वाज ट्वाइस a sin kx, भूल गए, अरे भूल गए सब कुछ, याद है ट्वाइस a sin kx into cos ओमेगा टी। भाई साहब sin थीटा का फंक्शन है, यहाँ पे cos थीटा का फंक्शन कर दिया है भाई, ये सुनो। Yes, तो sir. नोड निकालने के लिए जो फंडा लगाता है, नोड कहाँ बनता है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0, sin थीटा 0 कराएगा तो थीटा अलग अलग आएगा ना भाई, x की वैल्यूज अलग आएंगी, Yes, sir. थीटा 0 कराएगा तो x की वैल्यू अलग आएंगी, इसलिए बोल रहा हूँ, ब्लाइंड रट्टा मार के नहीं जाना है भाई साहब, एडवांस है ठीक है एडवांस में यही चेंजेस करता है, तुम साइन के टर्म्स पढ़े हो, वो कॉस चिपका देगा और तुम ये चिपका के आ जाओगे और चिपक जाओगे तो ये सब देख सुन के जाना है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो जो पढ़े हो वो ब्लाइंड रट्टा मार के नहीं जाना है कि साहब नोड यही बनेगा, एंटी नोड ना, अब चेंज हो जाएंगी सारी पोजीशन, साइन के हिसाब से निकाले, अब कॉस के साथ निकलेगा ठीक है। अब देखो, अब एक एक चीज ध्यान समझ, इधर देख, तो सबसे पहला काम कर, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं और लैम्डा निकाल लेते हैं, फिर सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो के होता है ना, टी का जो कॉफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, एक्स का कॉफिशिएंट के, टी का कॉफिशिएंट ओमेगा। तो रुको, एक्स का कॉफिशिएंट के मतलब आ गया, और के क्या होता है 2 पाई लैम्डा, और पाई पाई उड़ जाएगा तो क्या मेरा लैम्डा आ गया, ये सुनो, और सारी वैल्यू अपने को डिस्टेंसेस वगैरह, है ना, मीटर में गिवन तो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। टी का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना, तो टी का कॉफिशिएंट होता क्या है, टी का कॉफिशिएंट होता है ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 50 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई न्यू, वैसे शायद ही न्यू की तुम्हें जरूरत पड़े, खैर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एक एक पार्ट पे आते हैं, देखो क्या क्या अपने को पूछता है, आओ पहले तो वेवलेंथ पूछ रहा है, ऑप्शन बी में आ जाए, तो क्या लैम्डा ये करेक्ट हो जाएगा बट अपने को रॉन्ग पिक करना है, ध्यान रखना है ना। तो जोश जोश में कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, है ना, उन्होंने देखा लैम्डा 0.2 आ गया, चलो टिक मार के आगे बढ़ते हैं, देख तो ले रहे, राइट थोड़ी पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है भाई, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। टेस्ट तुम्हारे यहाँ पे इसलिए इतने सारे होते हैं कि जो गलती कर सकते हो यही करो, वहां ना करो ठीक है, जो गलती करना है, ठोकर खाना है, यहाँ पे खा लो, वहां पे मत खाना ठीक है। और देखो, अच्छा स्पीड पूछ रहा है, तो देखो, तो स्पीड क्या हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी वेव फंक्शन की स्पीड, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये सुनो, है ना। तो देखो यस सर, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना 50 पाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना 10 पाई,
पाई ने पाई को मारा 5 मीटर पर सेकंड, पकड़ में आ गया रे। यही एक्चुअली में रॉन्ग है और यही एक्चुअली में राइट है, यही इनकरेक्ट है और जो इनकरेक्ट है वो करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। करेक्ट Yes, sir. हमारा ना उल्टा है, लेकिन खैर है ना, अपने को इनकरेक्ट पिक कर गया, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं ना। नोड कहाँ बनेगा, एंटी नोड कहाँ बनेगा, असलियत में तो यही सवाल है ना। तो देखो राइट, इनमें अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। जो सवाल तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ एक्चुअली मैं नोड एंटी नोड की वजह से ही बता रहा हूँ कि वो निकालना तुम्हें आ जाएगा। देखो जैसे मान लो तुम्हें देखना है कि नोड्स कहाँ बनेंगे, एंटी नोड्स कहाँ बनेंगे, तो देखो सब लोग थोड़ा ध्यान दें। इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y बराबर r cos π/2 50 πt, है ना। देखो हमेशा ध्यान रखो, इन केस ऑफ वेव प्रोपगेशन पार्टिकल्स एसेशन करते हैं, और एसेशन में कंडीशन क्या होती है, पार्टिकल का जो पाथ है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम का फंक्शन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए मैंने इसको ना आर में काउंट किया है, इसको आप आर में काउंट नहीं कर सकते हो। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे Yes, स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तुम लोगों को, है ना, ये सब चर्चा हो yes, चुकी है। तो अब देखो आप थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आप लिखोगे इट इज 0.02 cos of 10 pi x, और जहां पे एम्पलीट्यूड 0 देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नोड्स। पहले नोड्स की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो नोड्स मतलब ये परमानेंटली फिक्स पार्टिकल्स होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड 0, तो ध्यान से देखना। तो क्या cos of थीटा 0 हो जाएगा, और cos थीटा 0 तो जल्दी से बता दे, cos थीटा 0 तो जल्दी से बता दे, थीटा का जनरल सॉल्यूशन n पाई के टर्म्स में, cos थीटा 0 तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन बहुत मारूंगा रे तुम लोगों को, बोल। odd multiples of pi by 2. ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देखो कितना इंटेलिजेंट आंसर दिया उसने भाई साहब। n पाई के टर्म्स में बोलो ना, बहुत मारूंगा। n पाई के टर्म्स में बोल, 2n plus 1 pi by 2. 2n पाई, हाँ 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 बिल्कुल 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 भाई साहब। cos थीटा 0 तो थीटा क्या, n पाई प्लस π/2, उसमें क्या है। अरे भाई आवाज नहीं आई क्या, cos थीटा 0 मतलब n पाई प्लस π/2, यस नो। जस्टिफाई कर ले ना, तुम्हें अगर नहीं चमक रहा है तो जस्टिफाई कर ले। n को 0 चिपका दे, n तो कोई भी इंटीजर है, n इज एन इंटीजर, n मान ले 0 है तो थीटा कितना आ जाएगा 90 cos 90 पता है 0, n मान ले 1 है तो क्या मेरा थीटा आ जाएगा पाई प्लस π/2, तो क्या cos पाई प्लस π/2 भी 0 होगा। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। अब माइनस cos 0 ले प्लस cos 0 ले, फर्क नहीं पड़ता, ये सुनो। इतनी बात क्लियर है, रुक जा रुक जा रुक जा। क्या पाई पाई में उड़ा सकता हूँ, तो क्या मेरी इक्वेशन आएगी, आवाज नहीं आई, ये सुनो। तो क्या मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस होगी। अब बस यहीं पे थमे 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 थमे, यहाँ पे बोल रहा है नोड अकर्स एट x बराबर 0.15। अब एक बार बताओ, यहाँ पे कितनी वैल्यू रख के देखोगे कि n0 डाल के देखो तुम्हारा ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, 1 डाल के देखो मैच कर रहा है कि नहीं, 2 डाल के देखो कर रहा है कि नहीं। एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ भाई, ऐसे कितना देखोगे भाई, आवाज नहीं है, ये सुनो भाई। इंटीजर है, कितना डाल के देखेगा, 0 1 2 3 4, यही करना है क्या। पूरे पेपर में यही करेगा, 0 1 2 3 4 लगा रहा है, 10 11 12, ऐसे थोड़ी चलेगा रे। आवाज नहीं आई, कुछ ना कुछ ट्रिक होना चाहिए ना। तो ट्रिक ये है दोस्त कि मैं मान लेता हूँ, अरे उल्टा प्रूव कर लेना भाई। मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो नोड है x बराबर 0.15 पे बन रहा है। अगर असलियत में बनेगा तो क्या मुझे यहाँ से n की इंटीग्रल वैल्यू मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। ये सुनो, ये शानदार ट्रिक है, तो जस्टिफाई हो जाएगा। बार बार कौन चेक करेगा रे, 0 डाल 1 डाल, यही काम बाकी है क्या। समझ ना। तो देख एवरीवन सी दिस, जल्दी से बता n की इंटीग्रल वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही, भले बता कितना आएगा, 3 आएगा ना। आवाज नहीं आई, वैसे आना तो बोलो। हाँ मिल गया, अरे मिल गया मिल गया मिल गया, n इंटीजर आ गया, इसका मतलब पक्की बात है, ये सही है लेकिन गलत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो करेक्ट होगा जो कि इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है इसलिए इनकरेक्ट है। करेक्ट, समझ में आ गया, है ना। तो ऑल्दो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बट सवाल के हिसाब से दोस्त, सवाल के हिसाब से ये इनकरेक्ट है। अब आते हैं एंटी नोड पे, किस पे, तो एंटी नोड कहां पे बनता है, जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो क्या आर को मैक्सिमम कराने के लिए मेरा जो cos थीटा होना चाहिए +1 -1 दोनों हो जाए, भाई साहब मॉडल लगाना पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बट cos थीटा तो गेम खेल सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ये सुनो, आवाज नहीं आई, cos थीटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, बट एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर है भाई साहब।
है ना। तो देखो सब ध्यान दें, cos थीटा +1 भी हो जाए -1 भी हो जाए, आवाज नहीं आई भाई साहब। जनरल सॉल्यूशन n पाई, क्या n पाई। आपको वो सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा जिसमें सारी वैल्यूज अकोमोडेट हो जाए, +1 भी -1 भी। एवरीवन सी दिस, इधर देख, n मान ले 0 डाल रहा है तो थीटा 0 हो गया, क्या cos 0 +1 होता है, n की वैल्यू 1 चिपका दे तो थीटा क्या पाई हो गया, cos पाई की वैल्यू क्या -1 हो गई। क्या दोनों वैल्यूज यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएंगी, ये सुनो। Yes, sir. यहाँ से वो सारे के सारे पोजीशंस आ जाएंगे वेयर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एंटी नोड्स, जहाँ के पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखो पाई पाई उड़ा दे, n/10। अब n डालते जाए, जैसे 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 क्रॉस चेक कर लेते हैं समय बचाने के लिए, है ना। समय बचाने के लिए क्रॉस चेक कर ले। देख इसमें भाई साहब एंटी नोड बता रहा है 0.3 पे, तो वही वही ट्रिक अपना क्या कि हम मान लेते हैं नहीं नहीं भाई 0.3 पे हमारा एंटी नोड बन रहा है। अगर एन इंटीजर आता तो बन जाएगा, नहीं आएगा छोड़ना, नहीं बनेगा क्या दिक्कत है। तो जल्दी बता एन इंटीजर आ रहा है क्या, हाँ मतलब क्या पक्की बात है 0.3 पे फॉर्मेशन ऑफ एंटी नोड बनेगा, ये सुनो। तो क्या ये भी करेक्ट हो गया, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ये इनकरेक्ट होगा, ये सुनो। Yes, sir. अच्छा सवाल था ये, एडवांस पूछा था, बढ़िया सवाल था। छाप ले जल्दी छाप। सवाल नंबर 5 पे आते हैं, ये भी एडवांस पूछा हुआ है। बस 15 मिनट और, हाँ जल्दी छापो। डेली 1 घंटे लेके इसको कंप्लीट करेंगे, हाँ वेस्ट हो जाएगा उसके बाद फ्लूइड को अटैक करेंगे, ठीक है। बोलो भाई, स्क्रीनशॉट मान ले, स्क्रीनशॉट मान ले। बोलो भाई कितना हो गया, जी सर आगे बढ़े। छाप रहे, Yes, sir. चल Yes, sir. Done. सवाल नंबर 5 पढ़ ले। चलो सवाल नंबर नेक्स्ट देखें क्या है। ये भी एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, और ऐसे कई सारे सवाल तो मेंस में भी पूछे गए हैं, है ना। तो देखो जी सर, तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ पहले बता स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। अब तो फ्लूइड तुम लोगों ने पढ़ लिया है, अब नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। Sir, density of object divided by density of water. देख व्हेन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में मेजर करते हो तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी बनती है इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज समथिंग बट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये बात सबको क्लियर है। तो देखो यही से अपनी जल्दी शुरू करेंगे कि भाई साहब रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जब इस रिलेटिव डेंसिटी को आप मेजर करते हो विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसी रिलेटिव डेंसिटी को हम बोल देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलता है ये टर्म, वैसे केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना, जो सबसे मजेदार पोर्शन है ना, तुम लोगों का फेवरेट पोर्शन है ना, होना चाहिए, ठीक है। सबसे स्कोरिंग जो पोर्शन होता है कि नहीं केमिस्ट्री में, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। तो देखो ऐसा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जल्दी बोल कितना है, मान ले रो है, तो आरडी दोस्त अपने को गिवन है रो, आरडी कितना है रो, ये हो गया देख रहा है ना, कटपिट तो नहीं रहा। आरडी मान ले चल, पहला केस है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, रुको रुको रुको, जैसे मान ले ये रहा वायर, इससे ऑब्जेक्ट उसने सस्पेंड कराया मान ले एम मास का, ठीक है भाई। और अब बोलता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो जल्दी से बता व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। स्ट्रिंग की वाइब्रेशन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हो, आवाज नहीं है। वैसे जनरल फार्मूला होता है v/2l, क्या होता है v/2l। इसमें v क्या होता है, इट्स वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग स्ट्रिंग, जिसका फार्मूला होता है √t/μ, Yes, sir. √t/μ, या t by कह सकते हो रो इनटू a,
है ना, दो फॉर्मूले तुम लोग बताए थे, डू यू रिमेंबर, टी अपॉन म्यू और टी बाई रो इनटू ए। रो मतलब इस मटेरियल की डेंसिटी, है ना, रो क्या है, इस मटेरियल की डेंसिटी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी, ए मतलब जो स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का डेंसिटी और स्ट्रिंग का एरिया ऑफ फ्रैक्शन, ये वाला एरिया ऑफ फ्रैक्शन, है ना। तो देखो v की वैल्यू ये चिपका दिया, और अच्छा यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, फर्स्ट केस में टेंशन की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी, ये सुनो, Yes, sir. Yes, Yes. sir. इधर देखिए भाई, एवरीवन सी दिस, भाई एक होता ब्लॉक इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंस आ दें, इधर से mg लग रहा है, इधर से स्ट्रिंग टेंशन लगाएगी, टेंशन इज पुलिंग फोर्स इन नेचर, स्ट्रिंग विल ट्राई टू पुल द ब्लॉक, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0, है ना, जितना ऊपर से उतनी नीचे से, तो t की वैल्यू mg यहाँ पे चिपका दे। तो फर्स्ट केस में जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है ना, मान ले 300 है, कितनी है, तो मैं चिपका रहा हूँ इधर देख, और ये सब ऐसे छोड़, टी की वैल्यू वैसे छाप दे, टी की वैल्यू चिपका ही देते हैं, कितनी, और डिवाइड बाय रो ए और डिवाइड बाय, बोल, फर्स्ट इक्वेशन सबको क्लियर है। सेकंड बस उसने थोड़ा सा चेंज किया है, सेकंड में उसने चेंज दोस्त ये किया है कि ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर सो दैट 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, अब देखो, है ना, तो एडवांस के ऐसे ही सवाल होते हैं वेव्स में उसने फ्लूइड घुसा दिया है, ठीक है, तो देखो, रुको, अच्छा सवाल है। अब उसने क्या किया कि इसको पानी में डाला, ब्लॉक जो है पानी में इमर्स कराया, सब लोग ध्यान देना, क्या किया दोस्त, ब्लॉक लिया, लेकिन उसमें कंडीशन लगा दी कि ब्लॉक इज हाफ डिप्ड, आवाज नहीं आई, ये सुनो, क्या, आधा इमर्स कराया, है ना, Yes. अब फिर से उसने ट्रांसवर्स वेव चलाई, ठीक है, अब बता फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये कहानी है। तो द ओनली चेंज इज टेंशन, बाकी वही रहेगा, स्ट्रिंग का मटेरियल डेंसिटी वही, स्ट्रिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो भी वही, है ना, क्या चेंज आएगा, सिर्फ जो टेंशन है इट विल चेंज, टेंशन निकालने के लिए थोड़ी सी एफबीडी डील करनी पड़ेगी, है ना। तो अच्छा सवाल हो गया। अब देखो, कुछ नहीं, ब्लॉक पे लगने वाले जल्दी से बता, कौन कौन से फोर्सेस, आवाज नहीं आई, ये सुनो, बस एक तुम्हें एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाएगा, दैट इज अपथ्रस्ट। Whenever a body is immersed inside a liquid, partially or completely, liquid exerts a force on the body, always vertically upwards, जिसको हम बोलते हैं upthrust, point force। बॉडी इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस बैलेंस करा दे, ऊपर की तरफ नया वाला टेंशन T प्राइम प्लस अपथ्रस्ट। हाँ जल्दी बता, अपथ्रस्ट का जनरल फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया, Volume immersed into density of water to G. वो नहीं, दूसरा mg के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे m के टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, बोल, m1g/rd, सब भूल गए तुम लोग, क्या, इट इज m1g/rd, जहां पे m1 बॉडी का वो मास विच इज इमर्स्ड इनसाइड लिक्विड, द रिस्पांस, क्या सुना, m1 बॉडी का वो मास होता है जो कि लिक्विड में इमर्स होता है, जो कि यहाँ पे क्या m/2 हो जाएगा, या सुनो, Yes, sir. Yes. कर सकता है, ऐसा दिक्कत नहीं है उस मेथड से भी कर सकता है, रो इनटू वी, कहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम के चक्कर में पड़ोगे, है ना, अपने को डायरेक्टली आधा मास गिवन तो डायरेक्टली इस फॉर्म में चिपका दे, और डायरेक्टली आरडी गिवन है इसलिए उस फॉर्मेट में घुमाएंगे, और यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या मैं m/2 चिपकाऊंगा, क्योंकि मुझे गिवन है m1 होता है बॉडी के उस पोर्शन का मास विच इज इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड, आधा डिप्ड है, हाफ डिप्ड है, इसलिए m1 पूरे मास का आधा होगा, है ना। तो देखो, तो m1 की जगह m/2 चिपका दे। अच्छा, आरडी की वैल्यू क्या आपने को डायरेक्टली गिवन है रो, तो आरडी की जगह मैं डायरेक्टली यहाँ पे रो चिपका दे रहा हूँ, आरडी की जगह क्या चिपका रहा हूँ, तो यहाँ से टी प्राइम निकल आएगा, उसके बाद सेम फॉर्मूला का लॉजिक इतनी, बाकी तो है ना कैलकुलेशन, आवाज नहीं गई, यहाँ तक क्लियर है, mg मैंने बाहर निकाल लिया, तो 1 - 1/2 रो, ठीक है। तो नई वाली फ्रीक्वेंसी क्या मैं लिखूंगा, नई वाली फ्रीक्वेंसी क्या हम लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ टी की जगह ये चिपका रहा हूँ, क्या mg 1 - जो भी है ना, और डिवाइड पे बाकी सब वही रहेगा, बाकी क्या, रो इनटू ए और नीचे 12, ये सब एज इट इज है, बोलो बोलो, दोनों को डिवाइड कर दे, डू इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1, राइट, इतना छाप ले, बोर्ड पूरा भर गया है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इधर वाला पार्ट छाप ले, है ना, फिर यहीं पे चिपका देता हूँ, बस डिवाइड करना है, वैसे सिंपल कैलकुलेशन। बोलो भाई कितना होगी, Yes, sir. चल, तो भाई साहब देखो, अब क्या करना है,
अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड करा रहा हूँ। क्या करना है साहब, 2/1। इधर देखो, एलसीएस उड़ा दे, आरसीएस निपटा दे। बोलो भाई, ये समझ क्लियर। एलसीएस उड़ाएगा, आरसीएस उड़ाएगा 10, है ना, और डिवाइड बाय जो भी है, तो 12 हो गया mg, है ना, mg रो ए, है ना, जो भी है। तो न्यू की वैल्यू क्या अपने पास डायरेक्ट आ गई, ये सुनो, आवाज नहीं है। Yes, sir. जैसे इसमें तुम लोग देख पा रहे हो, उसको इस फॉर्मेट में उसने लिखा है, तो उस फॉर्मेट में लिख क्या लिखा है, ये देखो, न्यू बराबर 300, 2 रो -1। सोच कितना आसान सवाल है, एडवांस में पूछा गया। प्रैक्टिस की बस जरूरत है, सवालों की धुआंधार प्रैक्टिस कर। सवाल आसान पूछता है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें जो तुमने पढ़ा ना हो, सब कुछ तो पढ़ा है, बस एप्लीकेशन है। तो इतने ज्यादा सवाल बना कि हर सवाल तुम्हें लगे अरे ये तो किया हुआ है, तो बन जाएगा, ऐसा है, तभी तो रैंक आएगी शानदार। ठीक है, एक और है ना, एक और बताता हूँ, ये भी एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, ये बहुत रिसेंट सवाल है ना। सवाल नंबर 6 भी रिसेंट सवाल है, पूछा हुआ है एडवांस में। बस एक सवाल और बताता हूँ, ठीक है, अच्छा सवाल है ना, ध्यान से पढ़ो। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 अच्छे से पढ़ो, देखो क्या है। चल, तो सवाल नंबर 6 थोड़ा शानदार सवाल है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। क्या बोल रहा है, जी सर। Radio waves coming at an angle alpha to the vertical received by radar after reflection from water surface. First class, बेहतरीन सवाल। आओ, जैसे मान ले ये आपका वाटर सरफेस है, ठीक है, मान ले रायपुर कोई लेक है, ठीक है, पानी वानी भरेला है बारिश के मौसम में, ठीक है, नया रायपुर का सुंदर सा लेक है ठीक है, तो और मान ले जो रेडियो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मान ले ऐसे आ रही हैं, कैसे, दे आर कमिंग एट एन एंगल अल्फा टू द वर्टिकल। ठीक है भाई, यहाँ पे मान लो रडार का एंटीना लगा है, ठीक है, रडार का पूरा उसको बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मान लो उसका रिसीवर है जो वेव्स को रिसीव कर रहा है, ठीक है भाई, यही जो एच है, ठीक है भाई साहब, यही जो एच है वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, what can be the height of antenna from the water surface से एंटेना की हाइट क्या होगा, ठीक है, so that it records a maximum intensity, assume phase change of pi after reflection। मजेदार सवाल है दे भी दिया, वैसे कई बार नहीं देता है ना, एडवांस का सवाल है ना, जनरली वो मेंशन नहीं करता है, लेकिन कर दिया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो रिसीवर है ये 2 वेव रिसीव करेगा, अरे 2 वेव्स में इंटरफेरेंस करेगा अकेले Yes, sir. Yes, sir. करेगा इंटरफेरेंस ठीक है, तो असलियत में क्या होगा, एक तो वेव डायरेक्टली आ रही होगी, है ना, प्लेन वेव फ्रंट है, अभी तुम लोगों का वैसे ऑप्टिक्स नहीं हुआ है, वे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, है ना ठीक है, तो वे ऑप्टिक्स में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा प्लेन वेव फ्रंट। एक्चुअली में प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से आ रहा होगा, खच 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 खच, वेव फ्रंट और वेव्स ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये देख, जैसे ये वेव फ्रंट है ना, और ये वेव्स हैं, ये वेव्स निकल रही हैं, है ना, इसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट, खचाक खुचुक ऐसा है, ठीक है, तो एक्चुअली में इस तरह से, है ना, खच 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 प्लेन वेव फ्रंट गिर रहा होगा, और वेव्स उसके परपेंडिकुलर, जो रेज होंगी खच खच कुछ कुछ खच खच कुछ 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 कुछ, तो एक वेव सीधी आ रही होगी एंटेना पे, दूसरी आ रही होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वाटर सरफेस, और इन दोनों वेव्स के बीच में सुपर इम्पोज होके इंटरफेरेंस का पैटर्न जनरेट कर रहा होगा, और वो भी कैसा इंटरफेरेंस हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि वो मैक्सिमम इंटेंसिटी रिकॉर्ड करना चाह रहा है ना,
इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिनिमम कब होती है? इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आइडिया लग गया? दिस इज द बेसिक आइडिया इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम। ये सुनो, एक जो वेव है दोस्त, वो डायरेक्ट आ रहा है। वन वेव इज डायरेक्टली कमिंग। ये देखो, ये सीधा आ रहा है ना, और ये भी वही वर्टिकल से अल्फा पे। एक सीधा आ रहा है, दूसरा आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस वाटर सरफेस। ये देखिए, ये पहुंचा। तो एक ये, दूसरा ये दोनों वेव्स यहाँ पे सुपर इम्पोज होके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे। तो जो बेसिक आइडिया इन्वॉल्व है वो क्या है? आप इन दोनों वेव्स के पाथ में डिफरेंस निकालें, और क्या पाथ डिफरेंस लैम्डा का एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए? Yes, yes, sir. Yes, sir. बेसिक आइडिया इन्वॉल्व। पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, 2n + 1 और 2n - 1 लैम्डा बाय 2। याद है ना? तो ये Yes, sir. बेसिक आइडिया इन्वॉल्व है इन दिस क्वेश्चन। बाकी आसान सवाल है, सिंपल ज्योमेट्री है, कुछ है नहीं, 2 लाइन में उड़ा दूंगा, है ना? ठीक है, तो अब सब लोग थोड़ा ध्यान दें। इसको मैं वेव नंबर 1 मानता हूं, इसको मैं वेव नंबर 2 मानता हूं। मैं देख लेता हूं कि इन दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना है। एडिशनल ये कितना पाथ लेंथ चल रहा है, एडिशनल ये कितना पाथ लेंथ चल रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे एडिशनल पाथ लेंथ निकाल सकते हैं, सब लोग थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं। क्या गिरा रहा हूं? एक नॉर्मल गिरा लेते हैं। क्या गिरा लेते हैं साहब? एक नॉर्मल, एक मैंने यहां से नॉर्मल खींचा। क्या खींचा? परपेंडिकुलर खींचा। क्लियर? खींच लिया। हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि इसके पाथ और इसके पाथ में डिफरेंस कितना है, उसको उड़ाना चाहते हैं एल लैम्डा से। रुक जा, पहले हम एडिशनल पाथ लेंथ 1 देखते हैं। रुक जा, क्या एडिशनल, बस 2 मिनट, है ना, छुट्टी कर रहा हूँ। एडिशनल पाथ लेंथ ऑफ वेव नंबर 1। ठीक है, जो पहली वेव है, थोड़ा ध्यान से सोचो, क्या इस वेव ने, जैसे ही आपने नॉर्मल डाला, क्या ये पाथ लेंथ और ये पाथ लेंथ बराबर ही हो जाएंगे? तो मैं दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन है वो सेम, है ना? डायग्राम पे ना जाए, थोड़ा इधर उधर हो गया है। जैसे ही आप नॉर्मल खींचोगे, नॉर्मल ये वाला नहीं, जैसे ही आप नॉर्मल खींचोगे, नॉर्मल थोड़ा इधर उधर हो गया बट टेंशन मत ले, है ना? जैसे ही आपने नॉर्मल खींचा, ये देखो, खचाक 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 खचाक, जैसे ही आपने नॉर्मल खींचा तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गया। तो क्या ये वाली जो एडिशनल पाथ लेंथ है वो इतना ट्रैवल कर रही होगी, और क्या ये वाली ने सिर्फ इतना एडिशनल पाथ लेंथ चला होगा? डल रिस्पॉन्स। ये सुनो, तो क्या जो पाथ डिफरेंस होगा, इसका पाथ माइनस इसका पाथ होगा? Yes, yes, sir. रुक जा पहले एक काम करते हैं, थोड़ी सी ज्योमेट्री तो नौ समझाता हूँ। एडिशनल पाथ लेंथ कितना चल रहा है? रुको। ठीक है, मैं मान लेता हूँ साहब ये वाला लेंथ x है। x निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला अगर x है और कुछ पाथ लेंथ चला होगा बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। क्या वेव्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, whenever a wave is reflected from a denser medium, it travels an additional phase change of pi or additional path change of lambda by 2. Yes, sir. ऐसा ये सवाल में भी दिया हुआ है, रुक जा क्या फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में तुम्हें रिलेशन याद है? डेल्टा फाई इज के डेल्टा एक्स। जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो ओरिजिनल इंसिडेंट वेव एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड वेव, इनके बीच में पाई का एक फेज चेंज आ जाता है। ऐसा सवाल में भी दिया हुआ है। बट whenever the reflection takes place from a rarer medium, the reflected ray does not undergo any change in its phase. तो उसका फेज कांस्टेंट रहता है। नोट्स देखना, मैंने सब लिखा हुआ है। क्लियर है वो बात? उसने हाँ, वो बात उसने मेंशन भी कर दी है ना? तो यहाँ पे ये देखिए, एयर है, एयर बोले तो रेयरर है, ये वाटर है, वाटर मतलब डेंसर है। तो रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो रिफ्लेक्टेड वेव विल ट्रैवल एन एडिशनल फेज चेंज ऑफ पाई। तो इसका जो फेज है, इसके फेज से पाई अहेड होगा, तो इसका पाथ इसके पाथ से कितना अहेड हो जाएगा वो यहां से निकल आएगा। फेज चेंज और पाथ चेंज, इनमें ये रिलेशन होता है भाई। क्या ये रिलेशन तुम्हें पता है? मतलब पता तो है, याद है? डेल्टा फाई इज के डेल्टा एक्स। Yes, sir. अच्छा, मतलब Yes. इसकी ऑप्टिक्स में भी जरूरत पड़ने वाली है, जब हम लोग वे ऑप्टिक्स करेंगे ना तो उसकी जरूरत पड़ने वाली, टेंशन मत ले। तो मैंने फेज चेंज पाई चिपका दिया, तो यहाँ से पाथ में कितना चेंज आएगा वो निकल आएगा। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, इसको याद रखें कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है डेंसर मीडियम से, है ना, तो रिफ्लेक्टेड वेव एडिशनल पाथ लेंथ लैम्डा बाई 2 का चल जाती है। तो ध्यान से सुनना, क्या फर्स्ट वाली वेव ने जो एडिशनल पाथ लेंथ कवर किया है, क्या x प्लस लैम्डा बाई 2 का किया है?
x तो ये चल ही रहा है एडिशनल, प्लस कुछ एडिशनल पाथ लेंथ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो x प्लस लैम्डा बाई 2 चल गया है। x निकाल लेंगे, टेंशन मतलब बहुत सिंपल है, छोड़ना। अभी हम लोग एडिशनल पाथ लेंथ निकालने में इंटरेस्टेड है, रुक जाओ। अब आते हैं एडिशनल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय सेकंड वेव। रुक जा, सेकंड वाली वेव, क्या सेकंड वाली भाई जैसे आपने यहाँ पे नॉर्मल खींचा है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गया, तो क्या इसने इसके कंपैरिजन में इतना ही तो पाथ एक्स्ट्रा चला है? तो क्या सेकंड वेव का फर्स्ट के कंपैरिजन में इतना ही तो एडिशनल पाथ लेंथ है? जल्दी से बता दे, क्या ये x की वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो कुछ अल्फा अल्फा के टर्म्स में? थोड़ी सिंपल ज्योमेट्री, इधर देख, क्या ये अल्फा होगा तो ये पूरा एंगल अल्फा होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Yes, yes. भाई साहब ये सरफेस है, ये सरफेस का नॉर्मल है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल सेम एज एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद सेम नॉर्मल। रुक 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 रुक, ये सरफेस का नॉर्मल पूरा 90 है, ये अल्फा तो क्या ये 90 माइनस अल्फा दिख रहा है तुम्हें? आवाज नहीं रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से अल्फा बना रहा है, ये पूरा अल्फा है, ये पूरा 90 है, तो ये नहीं दिख रहा है 90 माइनस अल्फा, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, तो क्या ये नहीं दिख रहा है अल्फा? अच्छा Alpha, ये yes. अल्फा, हाँ ये अल्फा और ये अल्फा, तो क्या ये मैं बोलूंगा 180 माइनस 2 अल्फा? गलत सुन, Yes, sir. इट इज, मैं इधर लिख देता हूँ 180 माइनस 2 अल्फा। ठीक है भाई साहब, कितना हो गया 180 माइनस 2 अल्फा। रुक रुक रुक, तो क्या x का पाई माइनस 2 अल्फा के डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट हो जाएगा, इट इज x का cos पाई माइनस 2 अल्फा। ये सुनो, क्या ये मेरा हो जाएगा x का cos पाई माइनस 2 अल्फा वाली? ये सुनो, फिर सुनना एंगल, फिर सुनना, Yes, sir. Yes. कंफ्यूजन नहीं, इधर देख, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल, ये नॉर्मल आई मीन ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल पूरा 90, अल्फा निकल गया 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा। अब ये अल्फा पूरा 180, तो ये नहीं हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा? तो x का, अब देख ये क्या है, हाइपोटेनियस है ना? ये क्या है हाइपोटेनस, अरे भाई ये 90 है ना, तो ये हाइपोटेनस नहीं हो गया? ऐसे ही तो करता है। तो x का पाई माइनस 2 अल्फा के डायरेक्शन में cos और इसके परपेंडिकुलर में ये हो जाएगा sin, तो ये जो डिस्टेंस आया है x cos ऑफ पाई माइनस 2 अल्फा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है? तो जब फर्स्ट वेव का एडिशनल पाथ लेंथ ये है, सेकंड वेव का एडिशनल पाथ लेंथ ये है, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना है? माइनस करा दो, रुक जा, दोनों के पाथ में जो डिफरेंस है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, क्या मैं लिखूंगा x प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस दिस वैल्यू? ये सुनो, Yes, sir. ये इतना एडिशनल पाथ लाइन चल रहा है, ये एडिशनल इतना पाथ लाइन चल रहा है, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस ये तो हो गया रे। रुक जा, बस हो गया समझो, x बाहर निकाल ले, 1 माइनस सॉरी 1 माइनस cos ऑफ पाई माइनस 2 अल्फा, यहां तक क्लियर? x कॉमन ले लिए, 1 माइनस, पहले इतना छाप लो है ना, बस 2 मिनट छुट्टी कर रहा हूँ है ना, इतना छापो सर, बोर्ड पूरा भर गया। बोलो भाई, कितना छाप लिया? Yes, sir. जी सर। तो देखो ऐसा है, अब आसान है अब जो है सिंपल कैलकुलेशन, क्या कि साहब x इंटू, अच्छा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। ये सुनो, सेकंड क्वाड्रेंट में sin एंड cosec पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ द रेशियोज आर नेगेटिव। sin 180 माइनस थीटा प्लस sin थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, डल रिस्पांस। तो क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 अल्फा। आवाज नहीं आई? ऐसा cos 180 माइनस थीटा माइनस Yes, cos, sir. तो cos 180 माइनस 2 अल्फा माइनस cos 2 अल्फा होगा ना, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया ना भाई साहब। तो क्या cos 2 अल्फा पड़ता है 2 cos पर अल्फा माइनस 1? ये सुनो, क्या cos 2 Yes, अल्फा sir. होता है, cos 2 थीटा क्या है 2 cos पर थीटा माइनस 1, 1 उड़ा दिया, तो क्या पाथ डिफरेंस फाइनली आ गया x 2 cos पर अल्फा प्लस लैम्डा बाय 2, और ये पाथ डिफरेंस क्या n लैम्डा के बराबर होना चाहिए? असलियत में n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, बिकॉज दोनों की दोनों जो वेव्स हैं ये और ये मिलके सुपर इम्पोज होके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही हैं।
तो Yes, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस क्या होगा, n लैम्डा। Yes. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे n की वैल्यू आपको h की मिनिमम वैल्यू चाहिए, h की मिनिमम वैल्यू करस्पॉन्डिंग x की मिनिमम वैल्यू होगी। x की मिनिमम वैल्यू रखने के लिए यहाँ पे n की मिनिमम वैल्यू रखेंगे, बट वो मिनिमम वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। Yes, sir. कोई भी इंटीजर है 0 1 2 3 4 5, 0 रखोगे तो यहाँ से x नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा है ना। तो यहाँ पे फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ h हम n की मिनिमम वैल्यू कंसिडर करेंगे और n की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं रखेंगे क्योंकि x नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो 1 लेके चलेंगे। तो देखो यहाँ से x 2 इधर ले 2x cos स्क्वायर अल्फा प्लस लैम्डा बाई 2 और n अगर यहाँ पे 1 डालेंगे तो कितना आएगा, तो 2x cos स्क्वायर अल्फा बराबर लैम्डा बाई 2, x cos स्क्वायर अल्फा बराबर, बस x की वैल्यू अपने को निकालना है तो वहां से h कितना है सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब सिंपल ज्योमेट्री, बस एक मिनट छुट्टी करो, है ना। तो देखो x और h में रिलेशन आसानी से तुम लोग निकाल ही सकते हो, नहीं। देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा ध्यान से सोचें, क्या cos अल्फा की वैल्यू h अपॉन x दिख रही है, सुनो cos अल्फा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या यहाँ से x आ गया h अपॉन cos अल्फा, x की वैल्यू यहाँ चिपका दे, है ना, h निकल आएगा। तो देखो x की वैल्यू डाल रहा हूँ, क्या h अपॉन cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा लैम्डा बाय 4, cos अल्फा जाएगा h बराबर लैम्डा बाय 4 cos अल्फा। तो ये छोटा सा सवाल था जो एडवांस में पूछा हुआ था, छाप लो छुट्टी करते हैं। बोलो भाई कितना छाप लिए, चल रहा है, Yes, sir. हो गया, ठीक है भाई। तो आज की जर्नी यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो भाई, बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय।